हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए और एसएससी सीएचएसएल एंड अदर एग्जाम्स के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर एक हमने तैयार कर लिया है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन आपको याद हो तो कोई बात नहीं, आप आंसर लगाने की कोशिश में करें। प्रैक्टिस सेट है भाई, तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। चलिए देखते हैं। बताया गया है एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। क्या बताया गया है? एनीलिडा ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं। तो जिसमें जंतु कौन कौन से आते हैं? आपका जोंक और केचुआ आता है। जोंक और केचुआ आपका किस ग्रुप में आता है? एनीलिडा ग्रुप में। ठीक है, एनीलिडा ग्रुप में आपका एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केचुआ। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आपके कौन कौन से जंतु आते हैं? जैसे तिलचट्टा हो गया, यानी तेलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, मक्खी हो गया। ये सारे किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। कौन कौन से? तिलचट्टा, मच्छर और खटमल और मक्खी, ये काहे में आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। फिर अगला मोलस्का ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो मोलस्का ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो मोलस्का ग्रुप में आपका घोंघा और सीपी आते हैं। घोंघा और सीपी जो है आपका मोलस्का ग्रुप में आता है। फिर अगला है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे? इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आपका कौन कौन सा आता है? तारा मछली आता है, ब्रिटिल स्टार आता है और समुद्री खीरा भी आपका इकाइनोडर्मेटा में आता है। इकाइनोडर्मेटा संघ में कौन कौन से आते हैं? तारा मछली, ब्रिटिल स्टार और समुद्री खीरा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। यानी मनुष्य जो है पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से करता है? सबसे पहले तो उसकी शुरुआत मुख से होती है। ठीक है, मुख गुहा कहीं कहीं लिखा होगा, तो मुख और मुख गुहा बात वही है। ठीक है, क्या होगा? मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा ये लिखा हो सकता है। ठीक है, मुख गुहा। ये मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है या मुख गुहा से होता है, बात वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर मिलेगा, सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो सिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है बच्चा। सिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता। तो बेटा यहाँ पर देखा आपने कि सिराओं के द्वारा, यानी सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो सिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। फिर यहाँ पर आया धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी द्वारा आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा? शुद्ध रक्त। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शुद्ध रक्त है। अगर यहाँ पर आ जाए सिराएं द्वारा, यानी सिराओं के द्वारा कौन सा रक्त आपका प्रवाहित होता है, सो अशुद्ध रक्त। ठीक है, इम्प्योर ब्लड। और इसमें आपका धमनी द्वारा प्योर ब्लड। ठीक है, आगे, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कहने का मतलब है कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपका आंसर है विटामिन बी तथा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी तथा सी जो है आपका वो जल में घुलनशील है, यानी जल में घुल जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम का कार्य क्या होता है। ठीक है, क्या बताया गया है? सोडियम का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर बताया गया है, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। क्या बताया गया है? सोडियम का कार्य। ठीक है, जो सोडियम होता है उसका कार्य क्या होता है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ये आपका सोडियम जो होता है। ठीक है, शरीर में सोडियम का कार्य क्या होता है? यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। आगे देखेंगे। फिर आगे वही बात, सोडियम का इसमें बताया गया था, इसमें बताया गया है पोटेशियम का क्या काम होता है। तो पोटेशियम का कार्य क्या होता है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है आपका पोटेशियम। फिर आगे अगला क्वेश्चन है बेटा, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। यहाँ पर मांसपेशियों से होगा। ठीक है, मांसपेशियों से। ठीक है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल बनाता है, यानी लैक्टिक एसिड बनाता है।
ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल बनाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनाता है। फिर आगे अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो इथाइल अल्कोहल बनाता है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से जब प्रतिक्रिया करता है तो लैक्टिक एसिड बनाता है, और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से जब प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन करता है तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। फिर अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। बताया गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O यानी वाटर बनता है, ठीक है, H2O जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है, यानी जल का निर्माण होता है, ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे देखें, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो नेफ्रिडिया द्वारा होता है, नेफ्रिडिया द्वारा, ठीक है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो किसके, नेफ्रिडिया द्वारा। किसके द्वारा होता है, नेफ्रिडिया द्वारा, ठीक है, याद रखिए। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो नेफ्रिडिया द्वारा होता है। फिर आगे, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, यानी मूत्र का पीएच मान क्या है, तो कितना है, 6 है। आपसे यहाँ पर पीएच का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है आपका पीएच मान का फुल फॉर्म। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कभी आपके पेपर में आ जाए कि पीएच होता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और यहाँ पर बताया गया है मूत्र का पीएच मान क्या होता है, तो 6 होता है। कितना, 6 होता है। ये आपको याद करने की चीज़ है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप अच्छे से इसको याद कर लें। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस ग्रंथि में होती हैं, ठीक है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस ग्रंथि में होते हैं, तो ये किस में होते हैं, आपके अग्नाशय में होते हैं। कहाँ होते हैं, अग्नाशय ग्रंथि में होते हैं, अब बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी, ठीक है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं आप। किसके नाम से, मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जानते हैं, तो आपके पेपर में आ जाए कभी क्वेश्चन। तो पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। बताया गया है जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप खींच देते हैं, वापस अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल जो होता है वो प्रत्यानयन बल होता है। कौन सा बल होता है, प्रत्यानयन बल होता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। आगे, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो कंपोस्ट। क्या है, कंपोस्ट जो है आपके पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो कंपोस्ट है, ठीक है, याद रखें। फिर अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो पेट्रोलियम जो है आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। फिर याद रखें आप, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम, ठीक है, याद रखें क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो हीलियम होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। ये सबसे हल्की भी धातु होती है, सबसे हल्की धातु पूछ दे या सबसे हल्की गैस पूछ दे तो आप लगाएंगे हीलियम, ठीक है। गुब्बारों में उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो हीलियम सबसे हल्की होती है, हीलियम, इसीलिए यहाँ पर गुब्बारे उड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
फिर अगला DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है DDT का प्रयोग। ठीक है, याद रखें DDT का उपयोग कहाँ पर होता है, कीटनाशी के उपयोग में किया जाता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका यकृत होता है। ठीक है, यकृत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। ठीक है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लीवर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप में से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। आपसे बताया जा रहा है कि जितने एसिड होते हैं सभी एसिडों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ, यानी एसिड में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है जो अनिवार्य रूप से सब में मिलेगा, आपको सभी एसिडों में मिलेगा, तो हाइड्रोजन, जिसका सूत्र है H2। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन पता चल गया। सभी हम अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, आगे, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, तो सूती वस्त्र में आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावनाएं होती हैं, सूती वस्त्र में। ठीक है, याद रखें ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, यानी शरीर में जो लोहा होता है, आयरन होता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो हरी सब्जियां स्रोत हैं। ठीक है, लोहे का मुख्य स्रोत जो है हरी सब्जियां हैं, आप याद रखें। अब यहाँ पर देखें 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्कस किया। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।